एक बंदा है वो इतनी अच्छी ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपना कोर्स सेल करे। हाँ, आप कह सकती हैं कि मुझे डायरेक्टली पूछ रही हैं कि मैं क्यों कोर्स सेल कर रहा हूँ अगर इतना मैं कमा रहा हूँ। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी, फिर पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बैन लगाया था वो भी उन्होंने वापस ले लिया नोटिस उसके ऊपर। आज हमारी पॉडकास्ट में एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि सेल्फ मेड मिलियनर हैं। कई दिन ऐसा भी हुआ है कि जितना मैंने मार्जिन अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है वो 50% तक भी ग्रो हुआ है, वो 40% तक भी ग्रो हुआ है एक दिन के अंदर। इनका सफर सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की एग्जांपल है। बंदा जो पहले घरों में जाकर खाना डिलीवर करता था आज वो इतनी अच्छी स्टेज पर पहुंच गया। तनवीर ने अपनी जर्नी में कितना लॉस किया। इमरान खान साहब ये कहते थे कि बंदा पहले यहाँ से हार मानता है फिर उसका जिस्म जो है वो जवाब देना शुरू करता है। क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीड पर चल रही है और फियर्स पे चल रही है, क्या ये राइट? आज हमारी पॉडकास्ट में एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो कि सेल्फ मेड मिलियनर हैं। एक वक्त था कि जब वो एक फूड डिलीवरी राइडर थे और आज वो ट्रेडिंग की फील्ड में एक सक्सेसफुल ट्रेडर, एक मेंटोर और एक एजुकेटर के तौर पर फेमस है। इनका सफर सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन की एग्जांपल है। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे एक ऑर्डिनरी जॉब से शुरू करके ट्रेडिंग से उन्होंने दुबई में कंपनी भी रजिस्टर की और मल्टीपल कंट्रीज की रेजिडेंसी हासिल की और आज वो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। सो वेलकम टू मिस्टर हाफिज मोहम्मद तनवीर, द फाउंडर एंड द CEO ऑफ P4 प्रोवाइडर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने किसी पॉडकास्ट में या कोई सेशन वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में करवाते हैं तो मुझे मदऊ किया जाता है तो बड़ा मज़ा आता है देख कर के यंग जनरेशन हमारी जो है वो चाहती है कि हम भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को सीखें और ब्लॉकचेन को स्टडी करें, ट्रेडिंग क्या है और इससे कैसे जो है वो हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। और थैंक यू वंस अगेन। अच्छा तनवीर, एक पर्सन है और वो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ, तो क्या बेसिक स्टेप्स होंगे कि वो ट्रेडिंग स्टार्ट करे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखें, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं ना वो इनिशियली वही डब्ल्यूज फैमिली को आपने लेके चलना होता है। हाउ, हाई, वाई, व्हेन, वही वाला सीन। अब ट्रेडिंग है, अब सबसे पहला क्वेश्चन उनके माइंड में होना चाहिए व्हाट इज़ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक्चुअली में है क्या, देन इसको कैसे कर सकते हैं और इससे कैसे हम पैसा बना सकते। बेसिकली आपने कोई भी बिजनेस करना होता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट या मेन फोकस क्या है या इंटेंशन आपकी होती है प्रॉफिट बनाना। तो ये भी एक बिजनेस है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बनाने की ही इंटेंशन से हर कोई आता है। लेकिन प्रॉफिट बनाने से पहले लर्न किया जाता है कि ये मार्केट पूरी की पूरी किस तरह से चल रही है और उस चलती हुई मार्केट में आप एंट्री अगर लेते हो तो कैसे अपना एक चंक जो है वो वहाँ से निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो यही होना चाहिए कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग, हाउ वी कैन ट्रेड। उसके बाद रेगुलेटरी टर्म्स क्या आती हैं उसमें, फिर यानी कि उसका जो जिस प्लेटफॉर्म पे जाके ट्रेड करनी है क्या वो आपकी कंट्री में रजिस्टर्ड है, क्या उसकी ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर है, देन आप जो है उसके ऊपर जाते हैं। प्लेटफॉर्म के बाद काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे बिटकॉइन आजकल फेमस है, गोल्ड बहुत ज़्यादा जैसे आपने देखा ऑल टाइम हाई पे जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई पे उसका इंडेक्स जा रहा है। तो मल्टीपल चीज़ें फिर उसके बाद आती हैं, स्ट्रैटेजीज उसके बाद आती हैं, लेकिन मेन बिजनेस कोर कैसे काम कर रहा है वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए P4 प्रोवाइडर के ऊपर जो है वो मल्टीपल फ्री वीडियोस हमने बनाई हुई हैं जहाँ पर लोग जो जाके सीख रहे हैं। अच्छा तनवीर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जो कि आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता भी है कि एक बंदा है वो इतनी अच्छी ऑलरेडी अर्निंग कर रहा है तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो अपना कोर्स सेल करे। हाँ, आप कह सकती हैं कि मुझे डायरेक्टली पूछ रही हैं कि मैं क्यों कोर्स सेल कर रहा हूँ अगर इतना मैं कमा रहा हूँ। देखिए, मैंने जब लर्न करना शुरू किया था तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी मार्केट के अंदर। बहुत से लोग सिखा तो रहे थे बट इनकम्प्लीट नॉलेज था। फिर वो चीज़ें उन चीज़ों के पीछे लगा रहे थे जिन चीज़ों की असल में वैल्यू नहीं होती या उनको उतनी वैल्यू देनी नहीं होती मार्केट के अंदर। अब बहुत सी उसमें चीज़ें थी जैसे रिस्क मैनेजमेंट को वैल्यू नहीं थी दी जा रही, साइकोलॉजी क्या होती है इसके बारे में बताया ही नहीं था गया। मेन पर्पस जो है वो इस कोर्स को लेकर या इसकी फ़ी को लेकर मैं बाद में आऊँगा। इस कोर्स का मकसद ये था कि हम उनको एक पैकेज के अंदर ट्रेडिंग क्या है, कैसे किया जा सकता है, स्ट्रैटेजीज़ कौन कौन सी जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस वक्त, तो उस 8 साल का एक समझ लो कि शॉर्टकट उनको दिया जाता है कि आप ये चीज़ फॉलो करें और दैट्स इट इनफ कि आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर उसमें रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाई जाती है, साइकोलॉजी, माइंडसेट जो है वो इतना ज़्यादा अप कर दिया जाता है कि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये बिज़नेस भी मेरे लिए है और मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ। हमारी मल्टीपल सक्सेस स्टोरीज इसीलिए हैं, ड्यूरिंग द कोर्स हमारी सक्सेस स्टोरीज इसलिए बन जाती हैं कि उनका माइंडसेट हमने इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया होता है कि वो ट्रेड लेते हुए फुली कॉन्फिडेंट होते हैं और जैसे ही ट्रेड उनकी जो है वो लेते हैं वो उनके हक में जा रही होती है। दूसरा कि हम चार्ज क्यों कर रहे हैं
हैं। अब देखें हर रोज़ तकरीबन अराउंड 2 आवर्स जो है लगते हैं इनको पढ़ाने में, और वो 2 आवर्स जो हैं वो आप भी इस चीज़ को समझती हैं, ऑडियंस भी इस चीज़ को समझती है कि अगर हम 30 डेज़ 2 आवर्स दें मतलब कि 60 आवर्स दिए। अब 60 आवर्स एक ट्रेडर के लिए इतने ज़्यादा कीमती हैं कि उन 60 आवर्स के अंदर वो लाखों पैसे जो है बना सकता है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर जो है वहाँ पे अर्न किए जा सकते हैं। अब वो टाइम अगर मैं इनको दे रहा हूँ तो ज़ाहिर बात है वो टाइम जिससे मैं पहले ट्रेडिंग से पैसे बना सकता था, अब इनसे मैं लेकर अपना वो वाला टाइम तो पूरा करूँगा ना, तो वो चार्ज करना मेरा हक भी है। अगर मैं इनको ना सिखा रहा हूँगा तो वो 2 घंटों में मैं हो सकता है इनकी फ़ी से भी ज़्यादा पैसे बना रहा हूँगा। और ऐसा ही है ड्यूरिंग द कोर्स जो है मल्टीपल टाइम तकरीबन जब भी मैं ट्रेड ले रहा होता हूँ, हर रोज़ की बुनियाद पर अगर मैंने कोई ट्रेड ली है जिस दिन, तो वो इनको दिखा रहा होता हूँ कि ये देखें मैंने आज ट्रेड इस बुनियाद पर ली है। और बाज़ दफ़ा तो हमारी जो ट्रेड्स हैं वो स्टूडेंट के सामने ही ली जाती हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क सेशन के ओवरलैप, लंदन के ओवरलैप के अंदर ही ट्रेड बन रही होती है, तो स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि मैं ये ट्रेड इस रीज़न की बुनियाद पर दे रहा हूँ और ये रीज़न और ये स्ट्रेटजी आप लोगों को सिखाई है। और अगले दिन या उसके 2 दिन बाद अगर ट्रेड जब वो क्लोज होती है तो उसका रिजल्ट भी स्टूडेंट को बताया जाता है कि दिस इज़ द रिजल्ट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो दिस इज़ द रीज़न कि ये रीज़न थी जो हमने ट्रेड ली थी, और अगर लॉस होता है तो उसके ऊपर भी फिर लर्निंग कैसे करनी है वो भी वहाँ पे सिखाया जाता है। तो आप आज कैसा फील करते हैं खुद को इस जगह पे देखकर, और कितना टाइम लगा आपको ये सब अचीव करने में? अगर हम बात करें एग्जैक्ट अचीवमेंट की तो 2020 के अंदर जो है वो जब कोरोना आया था अपनी पीक पे था, तो तब समझ लें कि मुकम्मल एक फोकस जो था ना वो ट्रेडिंग पे आ चुका था, और तब बहुत ज़्यादा हाइप भी मार्केट में थी। लेकिन उससे पहले लर्निंग पीरियड के अंदर ज़ाहिर बात है वो भी एक मेन पार्ट होता है जिसकी बज़ाहिर आप लोगों को कदर नहीं होती, या समझ लें कि पता नहीं चल रहा होता कि यार ये चीज़ जो है वो मायने रखती है। अगर मैं बात करूँ ना कि वो 3 से 4 साल का अरसा जो मेरा सीखने में लगा है वो वेस्ट नहीं हुआ। उस 3 से 4 साल के अरसे ने मुझे इतना कुछ सिखाया कि मैं अगर ये 40 साल के लिए सर्वाइव कर सकता हूँ। और वो 3 से 4 साल के बाद जैसे ही मैंने मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम पकड़ा तो उसने 1 साल 1.5 साल के अंदर इतना ज़्यादा मुझे जो है ना रेवेन्यू जनरेट करके दिया कि वो 3 से 4 साल का जो एक अरसा मुझे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अटक गया हूँ, मैं शायद जो है डीमोटिवेशन की तरफ भी गया काफ़ी बार। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो 3 से 4 साल के अंदर जितना मैं स्लो था, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत आगे था, लेकिन अर्निंग के मामले में समझ लें कि कुछ भी नहीं था, ये बहुत कम था। लेकिन जैसे ही 2020 में 2021 में शिफ्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सारा कुछ जो कवर अप किया और एकदम से जो है बहुत ज़्यादा आगे आ गया। तो क्या कभी आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ चीज़ों को मैनेज करना? लाइक आप जॉब भी कर रहे हैं, आप साथ साथ जो है वो स्टडीज़ भी कर रहे हैं, स्टडीज़ भी साथ लेके चल रहे हैं, तो ये आप किस तरह से मैनेज करते थे? क्या कभी आप होपलेस नहीं हुए? देखें 8 घंटे अगर आप कह रहे हैं ना जॉब, तो वही बात है, बहुत से लोगों ने और ने भी ये चीज़ शायद फील की होगी कि 8 घंटे जॉब के अंदर सिर्फ सर्वाइवल हो रहा होता है, 10 से 12 घंटों के अंदर आप थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो जनरेट कर लेते हैं। तो वही बात है कि आपको अपनी जो नींद है और जो दूसरे आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जैसे फ्रेंड्स के साथ बाहर निकल गए हो तो 3-4 घंटे पता ही नहीं चला, अपना टाइम ज़ाया कर दिया। और इसी तरह गेम्स में चले गए, ठीक है फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी हैं, बट हर वक्त उसी में रहना और अपना मेजर पोर्शन जो है टाइम का वहाँ पे वेस्ट कर देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं क्या करता था, अगर 8 से 10 घंटे की मेरी जॉब थी तो जॉब से आकर घंटा 1.5-2 घंटे रेस्ट की, रेस्ट करने के बाद रिफ़्रेश हुए और दोबारा से बैठ के 2 से 3 घंटे हर रोज़ के मैंने रखे हुए थे। और जब मेरी ऑफ होती थी उस दिन मुकम्मल 10 घंटे 8 घंटे मैंने अपने काम को दिए थे, अपनी लर्निंग को दिए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी वो लिखने वाली आदत थी। वो आज भी मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बता रहा होता हूँ, हर एक को जो भी मिलता है उसको कह देता हूँ कि यार लिखने की आदत बनाओ। एक छोटा सा नोट पैड रखो या मोबाइल के ऊपर लिखो, जो काम करने हैं कल को वो भी लिखो, जो आज कर रहे हो वो भी लिखो, ताकि आपको अगली दिन ये सोचना ना पड़े कि मैंने कौन सा काम करना था या कौन सा काम रह गया है। आपके पास ऑलरेडी टास्क मौजूद होना चाहिए जिसको आप अगले दिन कर रहे हो। अगर आपका कोई आज का इनकम्प्लीट रह गया है तो उसको भी लिख लो कि यहाँ तक मैं कर चुका हूँ, कल मैंने इससे आगे जाना है। अच्छा तनवीर, एक पर्सन है, उसने इन्वेस्ट किया और उसने लॉस कर लिया, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो ये लॉस रिकवर कर सकता है? ट्रेडिंग के अंदर देखें लॉस करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं कहूँगा प्रॉफिट बनाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप आ रहे हो तो लॉस करना ज़्यादा आसान रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को बहुत सी चीज़ें देखनी, जैसे अभी अगर मुझे कोई देख रहा होगा तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होगा कि यार एक बंदा जो पहले घरों में जाकर खाना डिलीवर करता था आज वो इतनी अच्छी स्टेज पर पहुंच गया, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो मोटिवेट होगा, इंस्पायर होगा मुझसे। लेकिन वो ये नहीं जानता कि इससे पहले की स्टोरी क्या थी, क्या स्ट्रगल थी, कितना टाइम मैंने स्ट्रगल किया। बहुत से लोग 1 महीना 2 महीने 6 महीने स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। मेन चीज़ जो होती है ना वो
गिव अप ना करना होता है, कि आपने एक चीज़ सोची उसको करते रहे और मेक श्योर किया कि वो डायरेक्शन सीधी है। तो क्या हम कह सकते हैं कि लॉस की वजह कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज भी है? हाँ, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है ये कि लैक ऑफ नॉलेज ही मेन रीज़न होती है, मेन काज़ ही इस चीज़ का है। अब आपको एक चीज़ का पता चल जाए कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे बार-बार लॉस हो रहा है, आप उस रीज़न को ठीक कर लो या वो चीज़ ना रिपीट करो तो डेफ़िनेटली दूसरी साइड पे प्रॉफ़िट बचता है। अब ट्रेडिंग के अंदर भी यही चीज़ बार-बार हम अपने स्टूडेंट को भी बता रहे होते हैं कि आपने स्टॉप लॉस हो गया है, तो उसको एक लर्निंग अपॉर्च्युनिटी समझो और उस स्टॉप लॉस की रीज़न देखो। आपको एक रीज़न मिल गई, आप उस रीज़न को रिपीट नहीं करो, नेक्स्ट टाइम आप प्रॉफिट में जाओगे। इट मीन्स यू हैव कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द मार्केट अपडेट्स। एग्जैक्टली। तो सवाल ये है कि तनवीर ने अपनी जर्नी में कितना लॉस किया देखिए और कैसे रिकवर किया इस चीज़ को? देखिए मल्टीपल लॉसेस होते हैं, कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है मेरे ख्याल से कि जिसने लॉस ना किया हो। लॉस में सिर्फ ये नहीं होता कि आप सिर्फ अपना पैसे का लॉस कर रहे होते हो, आप अपने माइंडसेट का भी लॉस करते हो, अपनी हेल्थ का भी लॉस करते हो, अपनी फैमिली के भी टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस करते हो कि उनको टाइम नहीं प्रॉपर दे पाते, क्योंकि आपने इस बिज़नेस में आगे जाना होता है। और यकीन करें कि जिन्होंने आगे बढ़ना होता है उनको सेक्रीफाइस से गुजरना पड़ता है। कोई ऐसा बंदा नहीं है कि वो सेक्रीफाइस किए बगैर कामयाब हो जाए। अब आपने कामयाब होना है, जैसे ट्रेडिंग के अंदर है, तो यहाँ पे पैसा भी आपकी कुर्बानी है, उसके बाद आपके हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। ज़ाहिर बात है अगर आप स्क्रीन टाइमिंग ज़्यादा कर रहे हो, फिर उस स्क्रीन टाइम के दौरान आपको फोकस चाहिए। इट्स मीन कि आप अपने बीवी बच्चे अगर हैं, माँ बाप, दोस्त अहबाब है, तो उनको भी थोड़ा कम टाइम देना पड़ेगा या बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ेगा। तो यही सिचुएशन जो है वो बंदे को आगे लेके चलती है। और मैं अगर बात करूँ तो इन टर्म ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा लॉस किया है, तकरीबन $200,000 के करीब भी मैंने लॉस किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसको रिकवर भी किया है। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि वो मैंने अगर एक हफ्ते में या एक दिन के अंदर किया है तो वो फ़ौरन से रिकवर भी किया है, लेकिन उसको रिकवर करने में तकरीबन साल लगा था मुझे। साल लगा है ब्रेक इवन आने में, फिर उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली प्रॉफिट आने में। अच्छा, हमने लॉस तो डिस्कस कर लिया। तनवीर, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट क्या रहा है और उसको अचीव करने में आपको कितना टाइम लगा? अच्छा देखें, सच एज़ प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे बनते हैं इस मार्केट के अंदर। अगर लॉसेस हैं तो डेफिनेटली अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस कर रहे हो तो इट्स मीन कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी कर सकते हो इस मार्केट। अब इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स जो है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने पोर्टफोलियो की तो कई दिन ऐसा भी हुआ है कि जितना मैंने मार्जिन अगर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखा है वो 50% तक भी ग्रो हुआ है, वो 40% तक भी ग्रो हुआ है एक दिन के अंदर। और कभी कभी ऐसा भी है कि 1-2% होता है पूरे महीने में। ये डिपेंड करता है कि मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिल रही है और फिर वो अपॉर्चुनिटी आपको कितने एक्स का गेन फिर देती है। लेकिन उसमें मेन चीज़ जो हम करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर रखते हैं और फिर होल्डिंग पावर इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसलिए जो एक्चुअल में मार्जिन, लेट्स सपोज अगर मेरे पास $1 मिलियन है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा कि $1 मिलियन का ही एक अकाउंट बनाऊंगा और उसके ऊपर ट्रेडिंग करूँगा। मैं 1 मिलियन को स्प्लिट कर दूंगा 10 अकाउंट्स के अंदर, $100,000 के अंदर जो वो कर दूंगा, या उसको मजीद स्प्लिट करके $10,000 के अकाउंट मल्टीपल बनाकर काम करूँगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो छोटा अकाउंट जो होता है वो 50% ग्रो कर रहा होता है और बाज़ दफ़ा जो बड़े अकाउंट होते हैं वो सिर्फ 1%, 0.5% ग्रो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने अपना रिस्क जो है उस तरह से डिवाइड किया होता तो साइकोलॉजी का यहाँ कोई ना कोई लिंक है। हाउ वुड यू है। साइकोलॉजी का बहुत बड़ा लिंक है इसमें। मैं बोलूँगा कि अगर आपने ट्रेडिंग के अंदर कामयाब होना है तो आपका एक पर्सनल साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए कि जो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखे। अब एथलीट्स की अगर हम बात करें तो उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ये कोई पॉलिटिकल टॉक नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ये कहते थे कि बंदा पहले यहाँ से हार मान, फिर उसका जिस्म जो है वो जवाब देना शुरू करता है। यहाँ पे हार एक्सेप्ट है तो बॉडी भी फिर हार एक्सेप्ट करती है। अगर आप यहाँ पे हार नहीं एक्सेप्ट करें ना तो आपके बाकी के बॉडी पार्ट्स आपको रिस्पॉन्ड करते हैं। ट्रेडिंग के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा चीज़ मैटर करती है कि आपके माइंड के अंदर हर चीज़ को लेकर ट्रेडिंग में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। प्रॉफिट है तो ओके, प्रॉफिट है, लॉस है तो लॉस एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और उसमें लॉस हुआ क्यों है उसकी रीज़न, उसका कॉज ढूंढो और उसको रिपीट नहीं करो बस। ट्रेडिंग में ये कोट भी बोला जाता है कि ट्रेडिंग में हर रोज़ नई मिस्टेक करो, क्योंकि नई मिस्टेक आपको बता रही है कि आप ग्रो कर रहे हो। अगर आप पुरानी मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सीख नहीं रहे मार्केट से और बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। और बार बार एक ही गलती करने वाला जो है वो फिर मैं हार्ड वर्ड है कि बेवकूफ़ ही है जो बार बार वही गलती दोहरा रहा है। उसको पता है कल भी मैंने इसी वजह से लॉस किया था, आज भी मैं वही वजह से लॉस कर रहा हूँ, परसों फिर उसी रीज़न की वजह से लॉस कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो जब ट्रेड लेते हैं तो एक टाइम पर बहुत सारी ट्रेड है, आपके मुताबिक एक टाइम पर कितनी ट्रेड लेनी चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट है? देखें, रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है जो उसको समझते नहीं है कि वो क्या है। इसको हम इस तरह से भी मिसाल दे सकते हैं कि ये आपके घर के बाहर वाले दरवाजे की एक कुंडी है। अब वो कुंडी बज़ाहिर
छोटी सी होती है लेकिन उसने पूरा घर जो है सिक्योर किया होता है। अब ये स्टॉप लॉस भी पूरा कैपिटल आपका सिक्योर कर रही, पूरा ट्रेडिंग अकाउंट आपका सिक्योर कर रही है। अगर आप वो लॉक नहीं लगाओगे स्टॉप लॉस वाला इसके अंदर, तो अगर वो खुला होगा तो डेफिनेटली आपका घर खाली हो जाएगा, लोग आएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे, मल्टीपल चीज़ें जो है वो वहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई होती है। बट यहाँ एक क्वेश्चन राइज होता है, हाउ वी कैन ओवरकम फियर ऑफ। स्टॉप लॉस का फियर होता नहीं है, बस बहुत से लोगों ने ना अपने दिमाग में बनाया होता है इस तरह से कि हम स्टॉप लॉस जब लगाते हैं मार्केट सिर्फ स्टॉप लॉस हिट करती है और वापस जो है प्रॉफिट की तरफ चली जाती है। मेनली उनकी स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ अपडेट्स की ज़रूरत होती है, उनको अपने लिक्विडिटी पॉइंट्स को देखने की ज़रूरत होती है, स्विंग पॉइंट्स के बारे में उनको इल्म नहीं होता। जब वो इस चीज़ को समझ लेते हैं, लिक्विडिटी एरियाज़ को समझ लेते हैं, तो स्टॉप लॉस की करेक्ट प्लेसमेंट उनको अंडरस्टैंड जब हो जाती है तो ये वाला फियर उनसे ख़त्म हो जाता है। और ये फियर भी कुछ प्रैक्टिस के बाद आता है। बहुत से लोग जो हैं वो डायरेक्ट ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, वो ना इसकी डेमो प्रैक्टिस करते हैं, ना पेपर ट्रेडिंग करते हैं, और ना ही छोटे फंड से इसकी पहले ट्राई लेते हैं। अब कोई भी बिजनेस है उसमें हम स्टार्ट लेने से पहले इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप 1 करोड़ का बैलेंस है और आप कहते हैं कि मैंने इसको इन्वेस्ट करना है किसी बिजनेस के अंदर, तो आप डायरेक्टली 1 करोड़ नहीं लगाते। रियल बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप कहते हो कि यार ठीक है मैं 5 लाख रुपया लगाता हूँ, देखता हूँ अगर 5 लाख में मुझे कोई थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा तो मैं 50 लाख लगाऊंगा, अगर उसमें प्रॉफिट हुआ तो फिर मैं मजीद जो मेरी रिमेनिंग अमाउंट है वो लगाकर मैं अपना बिजनेस जो है उसको स्टेबल करने की कोशिश तरफ जाऊंगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट अपना रियल फंड लगा देते हैं, ना कोई डेमो, ना कोई पेपर ट्रेडिंग, ना कोई कम मार्जिन के साथ ट्रेडिंग। ये बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देती हैं चीज़ें। तनवीर, मेरा आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रिप्टो वर्ल्ड में एक वर्ड बहुत यूज होता है, फोमो। तो ये फोमो है क्या? फोमो इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट। के एक चीज़ है, जैसे अभी गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अब लोगों को देखें ये $1600 पे था पर आउंस, अब जो है ये तकरीबन जो है वो $44,000 के करीब जो है वो $4400 के करीब जो है पर आउंस चला गया है। अब लोगों को जाके ये याद आ रहा है कि गोल्ड जो है वो बाय करना चाहिए हमें, गोल्ड जो है वो एक प्रीशियस मेटल है। और मैंने हालिया न्यूज़ देख रहा था कि लोग जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर शॉप्स पे जा के गोल्ड इतना ख़रीद चुके हैं कि शॉप वालों के पास उसकी आउटेज हो चुकी है, उतनी सप्लाई मौजूद ही नहीं रही। अब ये जो चीज़ होती है ये फोमो क्रिएट करती है कि शायद ये और ऊपर चला जाएगा। अब जैसे ही लोगों की वो न्यूज़ आई थी उसके 3 से 4 दिन के बाद गोल्ड जो है वो नीचे गिरना शुरू हो गया। और अभी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो मार्केट देख के आता तो $3900 के करीब जो है ये ट्रेड कर रहा है। अब ये वाली जो कंडीशन होती है ये लोगों को, वही बात है कि अक्सर लोग ये देख भी रहे होंगे और अक्सर लोगों को ये फील भी हुआ होगा कि जब मैं ख़रीदता हूँ मार्केट नीचे चली जाती है, जब मैं बेचता हूँ मार्केट ऊपर चली जाती है, और जब मैं दोबारा से ख़रीदता हूँ तो फिर मार्केट नीचे चली जाती है, और जब मैं फिर सेल करता हूँ तो फिर से मार्केट ऊपर चली। ये वाली सिचुएशन जो होती है ये फोमो के अंदर आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है ये सारा कुछ करवा रहा होता है। अच्छा, इससे ये नहीं लगता कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीड पर चल रही है, फियर्स पे चल रही है? क्या ये राइट? सिर्फ क्रिप्टो की मार्केट नहीं, पूरी दुनिया की जितनी भी मार्केट्स हैं वो 2 ही चीज़ों के ऊपर चलती हैं। अब जितने भी ट्रेडर्स जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे ना, एट द एंड ऑफ उनको यही चीज़ लगेगी कि पूरी दुनिया के अंदर मार्केट सिर्फ 2 तरह से चलती है। इंसानी फितरत है ना, इंसान के अंदर जब लालच आता है चीज़ें महंगी होती हैं, जब खौफ आता है चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और ये मार्केट के पीरियड्स होते हैं, कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा खौफ आएगा, कुछ सालों के बाद बहुत ज़्यादा लालच आएगा, और वो हर टाइप का अलग अलग होगा। कभी वो रियल स्टेट को लेके आ जाएगा, कभी वो प्रीशियस मेटल को लेके हो जाएगा, कभी वो डिजिटलाइज चीज़ों को लेकर हो जाएगा, किसी नई इन्वेंशन को लेके हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियों को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ होना शुरू हो गया था, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया था, फिर उसके बाद अब ये ट्रेडिंग को लेके बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। तो हर एक का पीरियड आता है कुछ टाइम के बाद, और उस मार्केट, इसको मनी रोटेशन भी कह सकते हैं कि इन्वेस्टर्स भी अपना जो है वो इंटरेस्ट चेंज करते हैं। बट मेनली जो काज होता है इसके पीछे वो फियर एंड ग्रीड है जो मार्केट को ड्राइव कर रही है, और जो इंसानी बिहेवियर को समझ आता है, ह्यूमन बिहेवियर को, वो मार्केट को इजीली चेज कर सकता है। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। हम दुआएं कर रहे हैं इस चीज़ को लेके कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो ऑफिशियली तौर पर जो है लीगलाइज हो और प्रॉपर इसके जो है रूल्स एंड रेगुलेशन हो। तो अभी करंटली अगर बात करें तो क्रिप्टो का एक बहुत अच्छा स्कोप जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। स्पेशली 2025 के अंदर जो है क्रिप्टो ने बहुत ज़्यादा जो है डेवलपमेंट की है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनी, फिर पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो एक बैन लगाया था वो भी उन्होंने जो है वो रिमूव कर लिया है, वापस ले लिया नोटिस उसके ऊपर। अब मज़ीद इसके ऊपर जो है वो अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। FBI इन्वॉल्व हो रहा है, FEA इन्वॉल्व हो रहा है, गवर्नमेंट हमारे साथ में आ रही है, फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसमें ऐड हो रही है।
रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी इसमें ऐड हो रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो ये क्रिप्टो एक ऑफिशियली तौर पर जो है वो लीगलाइज इंशाल्लाह जो है वो 2026 में हमें देखने को मिलेगी सो इट विल बिकम लीगल फ्रॉम दिस। इंशाल्लाह। तो आप क्या सोचते हैं कि इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इन पाकिस्तान ब्राइट और नॉट? बिल्कुल ऐसे ही, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि क्रिप्टो जो है वो लीगलाइज होने जा रही है, तो डेफिनेटली ये एक साइन है नई अपॉर्चुनिटीज़ का, एम्प्लॉयमेंट का, कि लोगों के पास रोज़गार आएगा जब इतनी बड़ी बड़ी जियांट कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगी। सोलाना हो गया, एवलांस, बेस हो गया, बाइनांस एक्सचेंज आती है, दूसरी एक्सचेंजेस पाकिस्तान में जब आके काम करना शुरू करेंगी तो डेफिनेटली उनको यहाँ के लोकल पीपल चाहिए जो उनके लिए काम करें और अपनी जो भी वर्क है उनको ऑपरेट करें। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए ये ना तो सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि गवर्नमेंट के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, ये बात तो ठीक है। मेरा आपसे एक और क्वेश्चन है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो है वो अपनी स्ट्रेटजी सेल कर रहे हैं, कहते हैं कि 90% इसमें एक्यूरेसी है, इसमें 80% एक्यूरेसी है। तो इसमें कितना सच है और कितना झूठ है? क्या वाकई वो एक्यूरेसी जो है वो काम करती है और क्या वाकई वो 80% वाली 90% वाली स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉफिट बनाने में काम आती है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक्यूरेसी काम करती है नहीं करती तो लोगों के यूजेज पे डिपेंड करता है ना, कि जिसने वो स्ट्रैटेजी यूज़ की है वो बता सकता है कि हाँ ये फलाने की स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की और वो 100 ट्रेड्स में ले चुका हूँ और अब तक इतनी बार जो है वो हुआ और इतनी बार जो है वो लॉस हुआ है और अब ये रिजल्ट निकल के आए हैं। बट जो सेकंड क्वेश्चन आपने, सेकंड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, कि एक्यूरेसी वाकई मैटर करती है। देख, एक्यूरेसी उतना मैटर नहीं करती। मैंने स्टार्ट में बताया ट्रेडिंग फील्ड के अंदर जब मैं ये सीख रहा था चीज़ें, तो वो चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी पे सिखाई गई थी जिसकी वैल्यू नहीं होती। अभी भी वही चीज़ें बहुत से लोगों को सिखाई जा रही हैं कि यार ये स्ट्रैटेजी मेरी जो है ना ये 90% काम करती है, ये स्ट्रैटेजी मेरी 95% काम करती है, इसको फॉलो करो। और लोग भी उसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमने वो स्ट्रैटेजी सीखनी है जिसमें हमें लॉस ही ना हो। देखो भाई, कोई स्ट्रैटेजी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसमें आपको 100 में से 100 मरतबा प्रॉफिट हो। अब जब आपको ये चीज़ पता चल गई है कि हाँ कोई भी स्ट्रैटेजी 100% ऑफ द टाइम प्रॉफिट नहीं देती, तो इट्स मीन कि वहाँ पर लॉस की प्रोबेबिलिटी भी मौजूद है। आपने क्या करना है, अपना रिस्क मैनेज करना है। तो मतलब ज़्यादा विन रेट मतलब एक्यूरेसी पे फोकस देना चाहिए या फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशो? रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए। मैं वही आंसर करने लगा हूँ कि जब आपको पता है कि लॉस होगा या हो सकता है तो डेफिनेटली आप अपना रिस्क कंट्रोल करो। अब 90% एक्यूरेसी बनाना कौन सा मुश्किल है, मैं बताता हूँ। आपने 10-10 पिप्स समझ लें कि आपने प्रॉफिट बनाया, 10-10 पिप्स पे आपने प्रॉफिट में ट्रेड क्लोज करते गए हो, लेकिन उसके बाद 90 ट्रेड्स आपने इसी तरह से ले लिए, 91 ट्रेड्स आपने इसी तरह से ले ली, लेकिन उसके बाद आपने एक ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज कर दी और वो लॉस जो है वो लेट्स सपोज आपने सम अप कर लें $100 100 पिप्स का कर लिया। अब आपने क्या किया कि 90 ट्रेड्स के अंदर जो है वो 90 पिप्स प्रॉफिट बनाया, लेकिन एक सिंगल ट्रेड के अंदर आपने 100 पिप्स का लॉस किया। स्टिल आपकी एक्यूरेसी कितनी है? तकरीबन 90% चल रही होगी। ऐसे ही है। अब 90% एक्यूरेसी को क्या करोगे जब आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो? आपका मकसद है प्रॉफिट बनाना। तो प्रॉफिट किस तरह से बनता है कि आपको जब पता चल गया कि लॉस की प्रोबेबिलिटी शामिल है, तो जब लॉस हो कम होना चाहिए और वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। प्रॉफिट का कोई इसमें कैप नहीं है और ना लगाना चाहिए इसके अंदर। उसके अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मैं फुल बुक नहीं करना चाहता, मेरे पास होल्डिंग पावर नहीं मौजूद, तो वो हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को कि किस तरह से आपने होल्डिंग करनी है ट्रेड्स की, किस तरह से पार्शियल क्लोजिंग करनी है, किस तरह से ट्रेलिंग करनी है और लंबे लंबे गेंस जो किस तरह से आपने करने हैं। मेन चीज़ जो आ जाती है, जब लॉस हो वो 1% होना चाहिए। $1000 है लेट्स सपोज, उसमें आपने 1% लॉस किया, मींस $10 आपके चले गए हैं। $990 से आप वो $10 रिकवर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेड लेते हो $1000 के कैपिटल के साथ और एक ही ट्रेड के अंदर अगर आप $500 लॉस कर देते हो, इट्स मीन अब आपको दोबारा से $1000 पे जाने के लिए 100% गेन करना पड़ेगा, यानी कि 100% प्रॉफिट बनाना पड़ेगा, फिर ही वो $1000 बनेगा ना। तो अब आप खुद ही कंपैरिजन कर लो कि यहाँ पे विन रेट ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा या आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशो ज़्यादा प्रॉफिट देगा। मेरे ख्याल से एक्यूरेसी इतनी मैटर नहीं करती। इसकी मिसाल मैं खुद भी हूँ, मेरे अकाउंट हिस्ट्री भी है। इतनी भी बुरी एक्यूरेसी नहीं है हमारी, 60 to 70% एक्यूरेसी हमारी स्ट्रैटेजीज़ की भी है और कुछ ऐसी भी हमने स्ट्रैटेजीज़ डिज़ाइन की हुई हैं जो 85 से भी ऊपर चली जाती हैं। हम कभी भी क्लेम 90% से ज़्यादा नहीं कर रहे होते, बट स्ट्रैटेजीज़ कुछ हैं जो वहाँ से भी ऊपर चली जाती हैं। स्टूडेंट्स जो है हमें फीडबैक के अंदर ये चीज़ें बता रहे होते हैं। लेकिन द होल पर्पस इज़ कि जब लॉस हो
वो 1% होगी। और ये हमारा समझ लें कि एक एलानिया या समझ लें कि हमारा एक स्लोगन भी है कि 1% आपका लॉस होना चाहिए जब भी स्टॉप लॉस। अच्छा तनवीर, मैंने भी आपकी वीडियोस देखी हैं। आप जो है वो एक बात बहुत बोलते हो कि ओनली वन मेंटोर, सिर्फ एक मेंटोर होना चाहिए, एक मेंटोर को फॉलो करो। तो क्या अगर 2 मेंटोर होंगे, 3 होंगे या इससे ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा सीखने को नहीं मिलेगा इससे हमें? सीख के देख ले पता चल जाएगा आपको। बट मैं इस फील्ड इस चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ, इन सभी चीज़ों से, कि मैंने 2-3 उस्ताद भी एक टाइम पे रखे हैं ट्रेडिंग को सीखने के लिए। एक कॉन्सेप्ट होता है उनका, लेट्स सपोज अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 3 लोग समझा रहे हैं ना, वो समझा तीनों ठीक रहे होंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस आ रहा होगा। आप किसी का कॉन्सेप्ट किसी के साथ मिक्स करके ट्रेड एग्जीक्यूट जब करने लगोगे तो लॉस में आ रहे होंगे। वहाँ पे आप उन तीनों उस्ताद को, अपने मेंटोर्स को रॉन्ग बोलोगे कि यार हाँ इन्होंने जो है ना सही नहीं सिखाया, तो चलो अब 4th वन के पास चलता हूँ और उससे जो है ना मैं ये चीज़ें सीखता हूँ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने चीज़ें सीखना स्टार्ट की हैं तो एटलीस्ट 3 मंथ जो है ना उसका कोई भी सिस्टम समझा है तो उसको दो, उसको लर्न करो और उसकी एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करो। वो आपको समझ लें कि एक प्रैक्टिकल वर्जन होना चाहिए उसकी, अपने हर ट्रेड लिखी हो, फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, और उनकी आगे रीजन से मैंने ये एक रीज़न जो है ना वो फॉलो की है हर ट्रेड के अंदर 100 टाइम्स कम से कम उसकी एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड कर सकें लोग कि आपने अगर कोई स्ट्रैटेजी समझी है, अब उस स्ट्रैटेजी को आप 2 ट्रेड में नहीं जज कर सकते। और अगर आपको बोला जाए कि यार आपने ज़मीन से पानी निकालना है और आप जो है वो उसमें क्या करते हो कि 2-2 फुट के गड्ढे जो है वो खोदते हो 50, तो पानी नहीं निकलता, ऐसे ही है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अगर आप एक ही जगह पर 100 फुट का खड्डा खोदोगे तो वहाँ पर पानी निकल आए। तो ये सेम चीज़ जो है ना वो ट्रेडिंग के अंदर भी है कि आपने एक स्ट्रैटेजी को 2-4-5 मरतबा ट्राई नहीं करना, बल्कि आपने कम से कम उसको 100 टाइम्स टेस्ट करना है। अगर वो आपको 100 टाइम्स टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देती है तो आपको कोई और सिस्टम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसी सिस्टम को लेकर आप पूरी ज़िंदगी भी पैसा कमा सकते हो, बस मार्केट बिहेवियर को साथ साथ अलाइन करते जाओ। तनवीर, आपके साथ ऑनेस्टली पूरे सेशन में बैठ के डिस्कशन करके और जो मैंने नॉलेज ली है, इतना मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ एंड आई होप कि ऑडियंस भी मुझसे ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय कर रही होगी। तनवीर, आप जाते जाते ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मेरा वही मैसेज है जो आपने पहला सवाल किया था कि ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो कैसे करें। देखें, ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा नहीं लेके आना इस फील्ड। आप लोगों ने सिर्फ अपना टाइम लेके आना है। टाइम लेके आएंगे सीखने पे, वो टाइम जो है वो आप लगाएंगे तो आपके पास एक बहुत अच्छा रोड मैप निकल के आएगा आगे जाने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि मैं पैसा लेके आऊँ और जल्दी जल्दी से पैसा डबल हो जाए और मैं जो है वो ज़िंदगी में बस अमीर हो जाऊँ और गाड़ियाँ, घर, सारा कुछ आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पैसा जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे हो, लेकिन पैसा आने की प्रोबेबिलिटी वो नहीं होगी। जैसे जैसे आप लर्न करेंगी आपका कॉन्फिडेंस आप खुद बोलेगा कि हाँ भाई डालो पैसा, अब हम पैसा यहाँ से बना सकते। तो आफ्टर सम लर्निंग, आफ्टर सम स्ट्रैटेजी, जब आपके पास एक स्ट्रैटेजी आ जाए, आपने उसके ऊपर 100 ट्रेड्स ली हो, देन आपने जो है वो उसके अपने रियल फंड के साथ जो है वो यूज़ करना है, ट्रेड करना है। और स्टिल सेम रूल, आप जितने भी एक्सपर्ट हो जाओ ज़िंदगी के अंदर, ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर, आपका स्टॉप लॉस हमेशा 1% पे सेट होना चाहिए। अपने कैपिटल का $1000 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी हर ट्रेड में अगर लॉस हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1% उसमें जाना चाहिए। सबसे पहली ट्रेड में जाएगा $10 जाएंगे। अगर आपके पास $10,000 का पोर्टफोलियो है तो उसका 1% $100 बन। तो आपने हर ट्रेड क्लोज होने के बाद रिकैलकुलेशन करनी है कि अब मेरा 1% कितना बनता है। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होती है कि आप किसी फील्ड में भी हैं और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आप बिल्कुल राइट पर हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। अल्लाह का ये शुक्र है कि अल्लाह ने एक ऐसा बिज़नेस, एक ऐसा कारोबार जो है वो मुझे दिया, उसमें मुझे मौका दिया उसको सीखने का और उसमें कामयाबी भी दी है। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मुझे डिस्कस करना भी अच्छा लगता है। मुझे बहुत से कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी इनवाइट किया जाता है इस चीज़ को बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए। तो मैं वहाँ पर खुद जाता हूँ, यानी कि मैंने मना नहीं किया आज तक किसी को भी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यूथ के साथ ये डिस्कस करने के लिए, नई जनरेशन जो आ रही है उनके साथ डिस्कस करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना वो ये है कि इन लोगों को वो प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े जो मैंने अपनी इनिशियल स्टेज पे की थी, या 2 से 3 साल जो मैंने अपने बगैर किसी रीज़न के, समझ लो कि वो एक वेस्ट किए हैं। वेस्ट उस तरह से नहीं, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा बैक किया है। अगर वो 2 से 3 साल सही नॉलेज मिलता तो शायद मैं इससे भी आगे जा सकता था, बकर लेकिन अल्लाह ने जो करना वो बेहतर होता है। तो अभी भी अल्लाह का करम है कि बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ,
अल्लाह ने बहुत ज़्यादा अच्छे से नवाजा। तनवीर, मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है। एक पर्सन है इन अ मंथ जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है, या फिर वो अपनी पहली ट्रेड लेता है, वो लॉस कर लेता है और वो डीमोटिवेट हो जाता है और वो सोचता है कि शायद वो इस फील्ड के लिए बना ही नहीं है, तो क्या ये सही है? देखिए, हमारी ट्रेडिंग की फील्ड जो है ये बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन लोग यहाँ पर जो आते हैं वो अगर लॉस प्रॉफिट नहीं बना पाते, सिर्फ लॉस करते हैं, तो वो बाद में इसी फील्ड को जो बुरा भला कहते हैं, हराम कहकर चले जाते हैं। वो समझते नहीं है कि ये असल में मार्केट क्या है, किस तरह से इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल कर सकते हैं और प्रॉफिट किस तरह से बनता है। अब उन लोगों को डीमोटिवेट होने की बजाय उनको अपनी मिस्टेक्स ढूंढने की ज़रूरत है। भाई, तुमने लॉस किया है, तुम देखो तुमने क्यों लॉस किया है। जब आपके कारोबार के अंदर लॉस होने की रीज़न पता चल जाएगी और उस रीज़न को आप सॉल्व कर लोगे, तो डेफिनेटली अगली बार आप वहाँ पे उस पोजीशन पे अगर जाते हो तो आपको वो लॉस नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरी साइड पे चीज़ जो पड़ी है वो प्रॉफिट पड़ा होता है। ट्रेडिंग में भी यही चीज़ है, अगर आपका लॉस कंट्रोल में है तो आपको प्रॉफिट दूसरी साइड पे मिल जाता है। Thank you so much, Tanveer, for giving me honor being a guest. Inshallah, soon we will have a second podcast और उस podcast में वो क्वेश्चन होंगे जो आप पूछेंगे। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपने क्वेश्चन ज़रूर शेयर करें। Thank you so much.